अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनो सप्रेसेंट्स ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स होते हैं इनको हम बेसिकली 4 ग्रुप्स में जो ना पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनको हम जो ना इसमें हम पढ़ेंगे क्या, सेलेक्टिव, साइटोकाइन इनहिबिटर। जो साइटोकाइन की प्रोडक्शन है उसको जो है ना इनहिबिट करते हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी बेसिकली ना हम 3 क्लास के ड्रग्स को पढ़ते हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ कि कौन से होते हैं। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे क्या, एंटी मेटाबोलाइट्स। क्या, एंटी मेटाबोलाइट्स। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे क्या, एंटीबॉडीज़। लास्ट हमारे पास होंगे क्या, आपके पास क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये चारों जो क्लास हैं ड्रग्स की वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सेलेक्टिव इनहिबिटर्स ऑफ द साइटोकाइन। अब ये जो ड्रग्स है इन ड्रग्स की जो ना इसमें जो ना यहाँ पर इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले आपको ना नॉर्मल बताऊंगा कि जो ना फिर इसका फंक्शन बताऊंगा, ये जो ड्रग्स हम यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को ना लो करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नॉर्मली इम्यून सिस्टम ना वर्क कैसे करता है, उसके बाद हम उसके ऊपर ड्रग्स अप्लाई करेंगे और उसको उसके फंक्शन को ना कम करेंगे। ठीक है, ये क्या है, एपीसी है, दिस इज़ एपीसी। ये वाला जो पूरा है ये एक सेल है, दिस इज़ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब ये सेल क्या कर रहा है, इस सेल को, ये क्या आपके पास क्या, ये एक टी सेल है। ब्लैक वाला क्या है आपके पास, ये एक टी सेल है। ये टी सेल को क्या कर रहा है, ये एक एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है। अब ये एंटीजन अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको जो ना इम्यूनिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। यहाँ पर एक ये वाला जो होता है ये एक सिग्नल 1 पाथवे होता है, ये आपके पास क्या होता है, ये सिग्नल 2 पाथवे होता है। तो ये इन दोनों पाथवेज के थ्रू ना वर्क करता है। अब देखें कि जो ना सिग्नल 1 के थ्रू ये कैसे वर्क करता है। अब ये क्या, ये एंटीजन है। अब ये एंटीजन इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगी और ये फिर जो ना ये एक एंटीजन है, ये कैरी कर रहा है कौन, एपीसी कैरी कर रहा है। अब ये एंटीजन है, ये उसका ये रिसेप्टर है, ये एंटीजन है। ठीक है, अब ये इसके ऊपर बाइंड करेगी तो ये ना आकर यहाँ पर जो ना क्या करेंगे, ये कैल्शियम का ना इन्फ्लक्स करेंगे। ये जो ना ये एक तो सेल को एक्टिवेट करेंगे, सेल को जब एक्टिवेट करेंगे तो ना यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स पता है क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा एक जो ना एक एंजाइम को, उसको हम बोलते हैं कि कैल्सिन्यूरिन। क्या, कैल्सिन्यूरिन। यहाँ पर क्या कर देगा, कैल्सिन्यूरिन को एक्टिवेट कर देगा। अब कैल्सिन्यूरिन को एक्टिवेट कर देगा। अब कैल्सिन्यूरिन क्या करता है, ये ना ये जो ना इसको, ये अभी इनएक्टिवेटेड है, ये इसके ऊपर क्या है, फास्फेट ग्रुप इसके ऊपर अटैच्ड है। मतलब क्या है, ये इनएक्टिवेटेड है अभी। जब इसमें से फास्फेट ग्रुप को ना हम निकाल देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, ये इसको हम बोलते हैं क्या, साइटोसोलिक न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स। साइटोसोलिक न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स। तो ये यहाँ पर इनएक्टिवेटेड है। जब ये कैल्शियम यूरिन क्या करेगा, इसमें से जो फॉस्फेट है इसको रिमूव कर देगा। ये फॉस्फेट जब रिमूव हो जाएगी, ये कैल्शियम यूरिन यहाँ पर ये करवा रहा है, तो यहाँ से फॉस्फेट इसमें से रिलीज़ हो गई, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। अब ये जो NF-ATC है, ये जब एक्टिवेट होगा, ये यहाँ पर क्या करेगा, ये इस DNA को एक्टिवेट करेगा। जब इस DNA के जीन को एक्टिवेट करेगा तो ये यहाँ पर ना एक मैसेंजर RNA बनाएगा। ये क्या, मैसेंजर RNA है। और ये मैसेंजर RNA यहाँ पर आके एक प्रोटीन बना देगा। इस प्रोटीन को हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन 2। अब ये इंटरल्यूकिन 2 बाहर आएगा, बाहर आने के बाद ये एक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा। ये रिसेप्टर एक्टिवेट कर देगा एक पाथवे को, जिसको हम बोल देंगे एमटोर पाथवे। अब ये एमटोर क्या करेगा, G1 फेज़ में से सेल की जो साइकिल होती है, G1 फेज़ में से ना इसको एस फेज़ मिलाएगा। मतलब कि एस फेज़ मिलाएगा तो ये इसकी क्या कर देगा, माइटोसिस करवा देगा। मतलब क्या, ये जो एक्टिवेटेड सेल ये खुद एक्टिवेट हुआ, फिर से इसमें से और ज़्यादा एक्टिवेटेड सेल्स बनेंगे ताकि जो ना और ज़्यादा ना इम्यून रिस्पॉन्स हो। तो ये इस तरह से ना इम्यून रिस्पॉन्स आपके पास हो रहा होता है। ठीक है, एक सेल ना खुद में से बकिया भी एक्टिवेटेड सेल्स ना बना रहा होता है। ठीक है, अगर वो खुद एक्टिवेट हो जाएगा तो वो बकिया जो अदर सेल्स होंगे जो एक्टिवेटेड बनेंगे वो इस पाथवे के ज़रिए इस पाथवे के थ्रू ना बन रहे होते हैं। ठीक है,
ये सिग्नल 1 था। इस पाथवे को हम बोलते हैं सिग्नल 1 और इसको बोलते हैं हम क्या, सिग्नल 3। अब सिग्नल 2 क्या होता है, सिग्नल 2 में बेसिकली ये एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ये एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, CD80 या फिर CD86। CD80 एंड 86 यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं। ये बाइंड करते हैं किसके साथ, CD28 के साथ। और फिर ये भी आपके पास ये इसका कन्वर्जन वगैरह करवा रहा होता है। ये इसकी सिग्नल 2 में, सिग्नल 2 ये क्या है, सिग्नल 1 है, ये सिग्नल 2 है, ये सिग्नल 3। ये मैंने आपको इम्यूनिटी वाले वीडियो में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर मैं इस पाथवे को ब्लॉक कर दूं या इस पाथवे को ब्लॉक कर दूं या इस पाथवे को ब्लॉक कर दूं तो तीनों चीज़ें बंद हो जाएंगी। मतलब क्या, इस तीनों चीज़ें मैं कर सकता हूं, मतलब क्या तीनों पाथवेज में ब्लॉक कर सकता हूं, ठीक है, ड्रग्स दे के। तो यहाँ पर ना हम ये जो सेलेक्टिव साइटोकाइन इनहिबिटर है, मतलब क्या हमने क्या करना है, इस इंटरल्यूकिन 2 ये क्या साइटोकाइन है, इसकी प्रोडक्शन को कम करना है। वी हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ दिस, जो ना आपके पास क्या, इंटरल्यूकिन 2, या फिर इसके जो ना पाथवेज को ब्लॉक करना है कि मतलब क्या ये बने ना, या तो ये इसकी सिंथेसिस नहीं हो इंटरल्यूकिन 2 की। अगर इसकी सिंथेसिस हो भी रही हो तो ये ना आपके पास क्या एक्टिवेट नहीं करे इस mTOR वाले पाथवे को, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम ड्रग्स पढ़ेंगे वो क्या करते हैं, कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करते हैं। एक ड्रग्स होंगे जो कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करेंगे, दूसरे सिग्नल 2 को इनहिबिट करेंगे, तीसरे इस mTOR पाथवे को इनहिबिट करेंगे। mTOR पाथवे इनहिबिटर्स, सिग्नल 2 इनहिबिटर्स एंड कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स में हमारे पास दो ड्रग्स आते हैं, ठीक है। एक आता है आपके पास क्या, जो ना इस ड्रग का नाम है साइक्लोस्पोरिन। क्या, साइक्लोस्पोरिन। अब ये साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोस्पोरिन जैसे ही सेल में आएगा, साइक्लोस्पोरिन ना एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कि साइक्लोफिलिन। ये साइक्लोस्पोरिन आया, साइक्लोस्पोरिन ना आपके पास क्या किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, किसके साथ, साइक्लोफिलिन के साथ। साइक्लोस्पोरिन और साइक्लोफिलिन ना दोनों कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ये दोनों क्या करेंगे पता है, ये ना इसको इनहिबिट कर देंगे, कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करेंगे। ये दोनों कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट कर देंगे। ये कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करेंगे तो यहाँ पर ये एक्टिवेट नहीं होगा, NFATC वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो आपके पास क्या यहाँ पर इंटरल्यूकिन 2 की सिंथेसिस नहीं होगी। साइक्लोस्पोरिन इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ड्रग आता है हमारे पास, इसमें क्या जो ना टेक्रोलीमस। क्या, टेक्रोलीमस, दिस इज टेक्रोलीमस। अब ये टेक्रोलीमस यहाँ पर आएगा, ये आपके पास किसके साथ बाइंड करता है, जो ना F के बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। ये क्या F के बाइंडिंग प्रोटीन है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ये दोनों भी कैल्सिन्यूरिन को यहाँ पर इनहिबिट करेंगे। तो ये ना इस तरह से इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ये आपसे जो ना MCQs में पूछ सकते हैं कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। और अच्छा, ये मतलब क्या, कोई कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर हो गया, मतलब कि ये सिग्नल 1 को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली। उसके बाद यहाँ पर जो ना दूसरा ड्रग होता है उसको हम बोलते हैं क्या, बेलेटासेप्ट्स। क्या, बेलेटासेप्ट्स बेसिकली इट इज़ अ सेकंड जनरेशन को स्टिमुलेटर ब्लॉकर। क्या, यहाँ पर ये क्या सेकंड, इसको आप सिग्नल 2 बोलते हैं या फिर को स्टिमुलेशन बोलते हैं, सेम बात है, ठीक है। मतलब क्या, ये को स्टिमुलेटर ब्लॉकर है। ये को स्टिमुलेशन जो इसकी हो रही है उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। इसको हम बोलते क्या, को स्टिम्यूलेटर ब्लॉकर। और ये सेकंड जनरेशन है, ठीक है। और इसका फर्स्ट जनरेशन ड्रग क्या है, वो इसका जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है उसको ना हम अबेटासेप्ट्स बोलते हैं। क्या, अबेटासेप्ट्स। ये मैंने आपको DMRDs में पढ़ाया था, ठीक है, अबेटासेप्ट्स। तो ये क्या था इसका, बेलेटासेप्ट्स बेसिकली सेकंड जनरेशन। अब ये क्या करता है, ये ना यहाँ पर जो है ना CD80 को इनहिबिट करता है। CD80 और जो CD20 के बीच में ये जो ना इसकी ये हो रही है, जो ना रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग हो रही है, ये इस बाइंडिंग को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोई स्टिमुलेशन इसकी नहीं होगी, ठीक है। तो ये ड्रग इस तरह से वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे क्या, mTOR पाथवे इनहिबिटर। अब ये क्या करेंगे, mTOR इंटरल्यूकिन 2 बन रहा है, सिंथेसिस हो रही है उसकी, सारा पाथवे हो रहा है, लेकिन वो उसकी ना इस सेल की जो ना आपके पास आगे जो ना वो नहीं हो रही, आगे मतलब इसकी क्या डिवीज़न नहीं हो रही। डिवीज़न कैसे नहीं होगी, अगर हम इस mTOR पाथवे को इनहिबिट कर देंगे। यहाँ पर दो ड्रग्स हम जो ना अप्लाई करते हैं, एक को हम बोलते हैं एवरोलीमस, दूसरे को हम बोलते हैं सिरोलीमस। एवरोलीमस, सिरोलीमस।
तो ये दोनों यहाँ पर ये क्या कर देंगे, ये इस पाथवे को यहाँ पर ना इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो ना सेल की ना आगे क्या होगी फर्दर, वो जो ना डिवीज़न है वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या था, इन तीनों का ना आपके पास क्या था, ये तीनों ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आगे जो ना मैं इस टॉपिक को इस तरह से लेके चलूँगा कि जो ना साइक्लोस्पोरिन की जगह पर मैं सी इस्तेमाल करूँगा इस तरह से, टेक्रोलीमस की जगह पर मैं टी इस तरह से इस्तेमाल करूँगा, और अब बेटासब्स की जगह पर इस तरह से, और एवरोलीमस की जगह पर ऐसे, और सरोलीमस की जगह पर मैं ना इस तरह से जो ना इस तरह से लिखूँगा, ठीक है। तो आगे वाले लेक्चर में आपको जो ना इस तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन सब की ना फार्मेकोकाइनेटिक्स पर आ जाएं। इन ड्रग्स की जो पहला ग्रुप है हमारा, जो साइक्लोस्पोरिन है, ये साइक्लोस्पोरिन है, ये क्या है, पूरा गट है, ये पूरा गट है, ठीक है। ये जीआई ट्रैक्ट है। अब ये जो ना साइक्लोस्पोरिन आप पीओ पर ओरल रूट के थ्रू भी दे सकते हैं और आईवी रूट के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो साइक्लोस्पोरिन है ये 50% आपके पास ना जो ना आरबीसीज के साथ ना ये बाइंडेड होता है, ये 50% आपके पास आरबीसीज के साथ बाइंडेड होता है। और ये इन दोनों ड्रग्स की ना जीआई ट्रैक्ट में ना मेटाबॉलिज्म होती है। जीआई ट्रैक्ट में इनकी मेटाबॉलिज्म कौन करता है, CYP3A4, ये इसकी भी मेटाबॉलिज्म करता है, टेक्रोलीमस की भी और साइक्लोस्पोरिन की भी। और टेक्रोलीमस भी आप पर ओरल रूट या फिर आईवी रूट के थ्रू देते हैं। और इसकी जो हाफ लाइफ होती है टेक्रोलीमस की, वो जो ना आपके पास क्या 57 आवर्स से लेके जो ना 62 आवर्स तक होती है। और यहाँ पर ना जीआई ट्रैक्ट में ना यहाँ पर एक पंप लगा हुआ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन पंप। ये ग्लाइकोप्रोटीन ना आपके पास क्या करता है, ये जीपी ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये क्या करता है, इनकी ना सेल में से इनको ल्यूमिन मिलाता है ताकि इनकी ना रीअब्जॉर्प्शन कम हो। जो है ना इनकी जो ओरल रूट के थ्रू होती है, इनकी मतलब क्या, इनकी जो एक्सक्रीशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ओरल रूट के थ्रू, मतलब क्या इनकी रीअब्जॉर्प्शन इतनी होती नहीं है ओरल रूट के थ्रू, बिकॉज ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये इनको जो ना निकाल देता है, मतलब क्या इनकी एक्सक्रीशन करवा देता है फीसेस में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या था, ई क्या था आपके पास, क्या एवरोलीमस आपके पास यहाँ पर ये भी आरबीसीज के साथ बाइंडेड होता है। और इसकी ना फैट जो मील है, फैट मील, वो इसकी अब्जॉर्प्शन को कम करती है। फैट मील डिक्रीज द अब्जॉर्प्शन है। उसकी जो हाफ लाइफ होती है इसकी, ये आपके पास क्या जो ना इसकी वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ जो है ना शॉर्ट होती है। और जो सरोलीमस है, सरोलीमस की भी जो आपके पास क्या फार्मेकोकाइनेटिक्स है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, ठीक है। और बेटासेप्स की भी सेम ही है, ठीक है। इनकी जो ना ये क्या थी, फार्मेकोकाइनेटिक्स थी इन सब की, ठीक है। और CYP3A4 बेसिकली इनकी ना मेटाबॉलिज्म लिवर में भी होती है। ये जो एंजाइम है CYP3A4 ये इनकी लिवर में भी मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट में भी करता है और लिवर में भी इनकी मेटाबॉलिज्म इसी एंजाइम के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये था। और अभी आ जाए इन सारे ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट पर। अब जो एडवर्स इफेक्ट है जो ना सी मतलब या साइक्लोस्पोरिन के एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये रीनल टॉक्सिसिटी करवाता है एंड लिवर टॉक्सिसिटी करवाता है। रीनल एंड लिवर टॉक्सिसिटी, लिम्फोमा लिम्फोमा करवाता है। हाइपरलिपिडीमिया, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकलीमिया, एसटीएन, ये इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और गम हाइपरप्लेजिया भी इंपॉर्टेंट है एंड हायरोटिज्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे इसके ना एडवर्स इफेक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एमसीक्यूज और जो है ना वाइवा में बहुत पूछ रहे होते हैं साइक्लोस्पोरिन के एडवर्स, मुझसे तो पूछे थे, ठीक है। इसी के ही पूछे थे, बाकी किसी और ड्रग के पूछे नहीं थे, ठीक है। तो ये आपने याद करने हैं। और एडवर्स इफेक्ट आपके पास क्या है, टेक्रोलीमस के क्या है जो ना रीनल एंड लिवर टॉक्सिसिटी है। पोस्ट ट्रांसप्लांट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, पोस्ट ट्रांसप्लांट इंसुलिन डिपेंडेंट जो ना डायबिटीज़ मेलाइटस। अब ट्रांसप्लांट कोई भी चीज़ आपने ट्रांसप्लांट, लेट सपोज लिवर ट्रांसप्लांट किया है या फिर जो ना किडनी ट्रांसप्लांट की है, ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो डायबिटीज़ हो इंसुलिन डिपेंडेंट वो होती है, कॉमनली होती है इसके यूज़ में, ठीक है, टेक्रोलीमस के यूज़ से। उसके बाद एस मतलब क्या जो ना सिरोलीमस के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसमें आपको हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया मिलेगा, हाई कोलेस्टेरोल मिलेगा। ये एमसीक्यूज़ में आया हुआ है आपके पास, क्या, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में पूछते हैं। और हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया मिलेगा एंड हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, ये ट्राइग्लिसराइडीमिया है। और हेडेक मिलेगा, नोज़िया मिलेगी, डायरिया मिलेगा, ल्यूकोपीनिया मिलेगा एंड इम्पेयर्ड वूंड हीलिंग, ये इंपॉर्टेंट है। इम्पेयर्ड वूंड हीलिंग मतलब कि ये आपने डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये क्या, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिर डायबिटीज़ में यूज़ नहीं करेंगे इसको।
एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ जो ना एवरोलीमस के जो एडवर्स इफेक्ट में आपको मिलेगा क्या, एंजियोइडीमा, दिस इज इम्पोर्टेंट, एंजियोइडीमा मिलेगा, रीनल आर्टरी एंड वीनस थ्रोम्बोसिस। ये एंजियोइडीमा आपको और कौन से ड्रग्स में मिलता है, याद कर लो, एस इनहिबिटर्स लाइक कैप्टोप्रिल एंड एनिलाप्रिल के जो ड्रग्स होते हैं उनमें आपको ये एंजियोइडीमा मिलता है। तो आपने ना वो ड्रग्स इसमें यूज़ नहीं करनी, वो वाले ड्रग्स, तो अगर ये आप यूज़ कर रहे हैं उस पेशेंट में। और रीनल आर्टरी और वीनस जो ना उसमें थ्रोम्बोसिस भी करवा सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, बेलेटासेप्ट, जो को स्टिमुलेटर इनहिबिटर था, उसके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो क्या मिलेंगे आपको, पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, PTLD। ये बेसिकली आपके पास ना एप्स्टिन बार वायरस ना करवा रहा होता है। अगर आप ये ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो आपने ना एप्स्टिन बार वायरस के लिए ना टेस्ट करवाने हैं, ठीक है। अगर वो एप्स्टिन बार वायरस के पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं, उसके मतलब क्या उसको इन्फेक्शन हो सकता है उसके लिए, तो आपने ना ये वाला ड्रग यूज़ नहीं करना। बिकॉज़ अगर एप्स्टिन बार वायरस है और आपने इम्यूनिटी को भी आप लो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, तो ये फिर इन्फेक्शन तो आपके पास ये सारे होंगे, डिसऑर्डर्स तो आपके पास होंगे। तो ये इनके एडवर्स इफेक्ट थे। अब इनकी यूजेज़ हैं। साइक्लोस्पोरिन को किस में यूज़ करते हैं, रीनल, लिवर एंड हार्ट के जो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट्स होते हैं, ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस होते हैं, उसमें यूज़ करते हैं इसको, विथ माइक्लोफिनोलेट मोफेटिल। अब ये माइक्लोफिनोलेट मोफेटिल क्या, ये एंटी मेटाबोलाइट है, या ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। बेसिकली इन सबको ना हम कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। और जो टेक्रोलीमस है इसको हम किस में यूज़ करते हैं, रीनल एंड लिवर रिजेक्शन, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, REJ का मतलब है रिजेक्शन, विथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड की कॉम्बिनेशन देते हैं। और हार्ट एंड पेंक्रियाज के ये पेंक्रियाज के रिजेक्शन में जो ना यूज़ करते हैं जो ना इसको टेक्रोलीमस को। एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन एटोपिक डर्माटाइटिस, इसमें भी यूज़ करते हैं इसको हम। बेलेटासेप्स को हम किस में यूज़ करते हैं, किडनी रिजेक्शन, किडनी के जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, विथ बेसिलिक्सिमेब, माइक्लोफिनोलेट मोफेटिल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये भी ड्रग्स मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है, बाद वाले ड्रग्स में आएंगे। सरोलीमस को किस में यूज़ करते हैं, रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन विद साइक्लोस्पोरिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड रीनोस्टिनोसिस। इसको हम यूज़ करते हैं किसमें, रीनोस्टिनोसिस में भी यूज़ करते हैं। अब रीनोस्टिनोसिस किसका, जो ना आपके पास क्या रीनोस्टिन मतलब क्या, जो रीनल आर्टरी की जो ना आपके पास क्या स्टिनोसिस हो गई हो, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और एवरोलीमस को किस में यूज़ करते हैं, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी नहीं, रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन विथ किसके साथ इसको यूज़ करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बेसिलिक्सिमेब एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ साथ जो है ना इसको हम साइक्लोस्पोरिन, बेसिलिक्सिमेब एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इनके सारे यूज़ थे। आई होप कि ये क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद अब एंटी मेटाबोलाइट पर आ जाएँ। एंटी मेटाबोलाइट में हमारे पास एक ड्रग आती है एजाथियोप्रिन। एजाथियोप्रिन बेसिकली क्या करती है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द 6 मर्केप्टोप्यूरिन, converted into the 6 mercaptopurine and 6 mercaptopurine is converted into the थायोआइनोसिनिक एसिड। अब ये जो थायोआइनोसिनिक एसिड है, ये ना आपके पास क्या करेगा, ये जो वो होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी सिंथेसिस को जो ना उनकी सिंथेसिस को ना ब्लॉक कर देगा। मतलब क्या, ये बेसिकली क्या कर देगा, DNA की इम्पेयरमेंट कर देगा, इम्पेयर्ड DNA सिंथेसिस, क्या इम्पेयर्ड DNA सिंथेसिस। जब DNA सिंथेसिस नहीं होगी तो उस सेल की जो ना डिवीजन फर्दर नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करते हैं। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। और ये इनके एडवर्स इफेक्ट में आपको क्या मिलेगा, बोन मेरो सप्रेशन मिलेगा। अब बोन मेरो सप्रेशन आपको कौन से ड्रग्स में मिलता है, एस इनहिबिटर्स और कोट्राइमोक्साजोल में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आपने वो ड्रग्स यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आपने एस इनहिबिटर एंड कोट्राइमोक्साजोल भी ये दोनों ड्रग्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, माइक्रोफिनोलेट मोफेटिल। अब माइक्रोफिनोलेट मोफेटिल पता है यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर देख रहे हैं IMP आइनोसिन मोनोफास्फेट कन्वर्ट होता है किसमें, जेंथीन मोनोफास्फेट में।
जेंथिन मोनोफास्फेट कन्वर्ट होता है किसमें, ग्वानोसिन मोनोफास्फेट में। अब ये ग्वानोसिन क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड फर्दर डीएनए की सिंथेसिस करवाएगा, तो इसकी सिंथेसिस को हम ब्लॉक करना है। आइनोसिन कन्वर्ट होता है जेंथिन में, जेंथिन मोनोफास्फेट में। यहाँ पर एंजाइम होता है आइनोसिन मोनोफास्फेट डीहाइड्रोजनेज। ये मोफेटिल पता है क्या करता है, ये ना इसको माइकोफेनोलेट, ये इसको इनहिबिट करता है। ये माइकोफेनोलेट इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, लेकिन ये जो इनहिबिट करता है इसको, ये ना इसको रिवर्सिबल एंड नॉन कॉम्पिटेटिवली इसको ना इनहिबिट करता है, रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव। तो ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। इसको हम जो है ना, इसको ड्रग को जो है ना हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं। जब इसको ओरल रूट के थ्रू देंगे और इसकी जो एक्सक्रीशन होगी आपके पास, ये रीनल रूट के थ्रू होती है। और इसके एडवर्स इफेक्ट में आपको क्या मिलेगा, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया मिलेगी इसमें आपको। और इसमें साइटोमेगेलो वायरस के इन्फेक्शन के जो रिस्क हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे, हाई रिस्क टू डेवलप द साइटोमेगेलो वायरस इन्फेक्शंस। ये इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाएंगे। इसके जो जीआई इफेक्ट हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया को कम करने के लिए ना इन्होंने एक ड्रग बनाया, इंटेरिक कोटेड माइकोफिनोलेट सोडियम। क्या, इंटेरिक कोटेड माइकोफिनोलेट सोडियम। ये जो ड्रग है इसके साथ जो जीआई इफेक्ट हैं वो कम होते हैं, वो मतलब इफेक्ट नहीं होते। इसमें सिर्फ मेन जो इफेक्ट है जीआई के साथ, जीआई की इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और अब्डोमिनल पेन भी आपको इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये जो ड्रग है ये उसको कम करता है, ठीक है। तो ये एंटी मेटाबोलाइट थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, एंटीबॉडीज़। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्या, एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन्स। अब एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन हम ये आईवी रूट के थ्रू दे रहे होते हैं। जब हम इसको आईवी रूट के थ्रू देंगे, ये क्या सर्कुलेशन में आ जाएंगे। जब अच्छा, इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो 3 to 9 डेज़ तक होती है। इनकी जो हाफ लाइफ है वो 3 to 9 डेज़ तक होती है। ये जो एंटी ग्लोबुलिन्स हैं, एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडीज़ हैं, ये ना सर्कुलेटरी सिस्टम में ना टी सेल्स के साथ बाइंड करेंगी। जब इनके साथ बाइंड करेंगी तो ना यहाँ पर क्या कर देंगी, ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या कर देगा, इस टी सेल की ना डेथ करवा देगा, इस टी सेल की यहाँ पर डेथ करवा देगा। एक तो कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन करवा सकती हैं, दूसरा इसकी अपोप्टोसिस करवा सकती हैं, भी करवा सकती हैं, तीसरा इसकी ऑप्सोनाइजेशन भी करवाती हैं, ऑप्सोनाइजेशन। अब इनके मतलब क्या, इन द एंड इसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होनी है इस टी सेल की। तो या तो इसमें यहाँ पर एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी भी करवा सकती है। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इसको कम कर देगा, मतलब कि टी सेल की डेथ करेगा। अपोप्टोसिस की वजह से भी टी सेल की काउंट जो है वो कम हो जाएगा। ऑप्सोनाइजेशन, जब इसकी ऑप्सोनाइजेशन होगी तो ये सेल ना आपके पास क्या, ये लिवर में या फिर स्प्लीन में जब जाएंगे तो यहाँ पर ना इसकी ये टी सेल है और ये ऑप्सोनाइज्ड है, तो इसको मैक्रोफेज क्या करेगा, इंगल्फ करेगा और इसको ईट अप कर देगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये मैक्रोफेज यहाँ पर इसको क्या कर देगा, ईट कर देगा और इसको ख़त्म कर देगा। तो इससे भी आपके पास क्या, इनके नंबर जो हैं टी सेल के वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन्स वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। और इनको ना हम आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं, आईवी इन्फ्यूजन। और इनके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो आपको क्या मिलेंगे, फीवर मिलेगा, चिल्स मिलेंगे, ल्यूकोपीनिया जाहिर सी बात है क्यों मिलेगा, बिकॉज इट इज़ जो ना आपके पास क्या, किलिंग द सेल, इट इज़ किलिंग द टी सेल्स, तो इस वजह से मिलेगा। और डिक्रीज प्लेटिलेट मिलेगा, प्लेटिलेट मतलब क्या, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा। साइटोमेगेलो वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और स्किन रैश मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये इसके साथ एडवर्स इफेक्ट आपको मिलेगा। उसके बाद हमारे पास ड्रग आता है म्यूरोमोनेब CD3 इसको हम बोलते हैं, या फिर इसको हम OKT3 भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या करता है, ये टी सेल है, टी सेल के ऊपर यहाँ पर CD3 होती है। CD3 एक प्रोटीन होता है, ये ना यहाँ पर इसके ऊपर बाइंड करती है और इसको ना इसको जो ना वो करती है, मतलब क्या, इसको ब्लॉक कर देती है, मतलब कि इसकी फर्दर एक्टिवेशन या फिर इसकी डिवीजन को जो ना इनहिबिट कर देती है, वो नहीं होगी इसमें फर्दर, ठीक है। अब म्यूरोमोनेब ये क्या है, म्यूरिन से ना ये ना बनाया हुआ है। म्यूरिन मतलब क्या, माउस में से बनाया हुआ है, ठीक है। ये ह्यूमन जो ना आपके पास क्या, इसमें जो ना वो प्रोटीन्स नहीं है, इसमें ह्यूमन के प्रोटीन्स नहीं है। तो ये होता है। तो इसके साथ ना आपके पास क्या, जो ना जाहिर सी बात है इसमें ना जो ना आपके पास एडवर्स इफेक्ट आपको इसमें से बहुत मिलेंगे, ठीक है।
तो इसको ना आजकल हम यूज़ नहीं करते इतना, उसकी जगह पर ना हम बेसिलिक्सिमैब को यूज़ करते हैं, बिकॉज़ इसमें सिर्फ जो है ना 25% आपके पास क्या म्यूरिन प्रोटीन होते हैं, 75% ह्यूमन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ना इसकी जगह पर ना हम इसको चॉइस जो ना लेते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। और इसको हम यूज़ किस में करते हैं, रीनल, हार्ट और लिवर के ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में यूज़ करते हैं, किसको, म्यूरोमोनेब को। अब बेसिलिक्सिमैब उसकी पहले ही बता दिया 25% इसमें म्यूरिन होता है, म्यूरिन प्रोटीन होते हैं, और 75% इसमें जो ना ह्यूमन के प्रोटीन्स होते हैं। और इसको हम, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ MCQ पॉइंट। ये जो ना ड्रग, बाकी ड्रग सब सारे ड्रग्स जो है ना हम जो ना आफ्टर द रिजेक्शन देते हैं, इसको हम देते हैं फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रीनल रिजेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में पूछते हैं, ठीक है। दिस इज़ द ओनली ड्रग विच इज़ यूज्ड प्रोफाइलेक्टिकली, ठीक है। और इसको हम IV इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं, और ये IV इन्फ्यूजन है, और इसकी जो हाफ़ लाइफ होती है वो 7 डेज़ तक होती है, इसकी 7 डेज़ हाफ़ लाइफ होती है। ये ना यहाँ पर आकर ये क्या इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर है, ये इंटरल्यूकिन 2 के रिसेप्टर पर ना यहाँ पर अल्फ़ा चेन होती है, ये अल्फ़ा चेन को ना यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। तो इंटरल्यूकिन यहाँ पर आएगा तो सही, लेकिन वो बाइंड नहीं कर पाएगा, इंटरल्यूकिन बनेगा भी सही, वो बाइंड नहीं कर पाएगा, तो इसकी फर्दर डिवीजन नहीं होगी। तो ये अल्फ़ा चेन को ब्लॉक करता है, ठीक है। इसके आप ना 2 डोज देते हैं, इसका एक फर्स्ट डोज होता है। फर्स्ट डोज आप कब देते हैं, जो ना 2 आवर्स प्रायर टू ट्रांसप्लांट, क्या 2 आवर्स प्रायर टू ट्रांसप्लांट। और इसका जो सेकंड डोज है वो आप कब देते हैं, सेकंड डोज आपने देना है 4 डेज़ आफ्टर द ट्रांसप्लांट सर्जरी, आफ्टर द ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो इसके ये दो डोज देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या, बेसिलिक्सिमैब। उसके बाद हमारे पास जो ना लास्ट जो ना आपके पास क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बच गए हमारे पास। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में ना हम इसमें सिर्फ 2 ड्रग्स यूज़ करते हैं, एक प्रेडनिसोन होता है, दूसरा मिथाइल प्रेडनिसोलोन। यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं करना है, इसमें प्रेडनिसोन है तो यहाँ पर सारे बच्चे लिख देते हैं मिथाइल प्रेडनिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोन नहीं है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है। एक तो प्रेडनिसोन है, दूसरा मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, प्रेडनिसोलोन है, ये याद करना। ये वाइवा और MCQs में बहुत पूछते हैं। और इसको यूज़ करते हैं यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, जो बाकी पहले वाले जो भी ग्रुप्स थे इन ड्रग्स को ना उसके साथ ना हम कॉम्बिनेशन में दे रहे होते हैं। बेसिकली इसको हम यूज़ किस में करते हैं, इट सप्रेसेस द अक्यूट रिजेक्शन ऑफ सॉलिड ऑर्गन एलोग्राफ्ट। सॉलिड ऑर्गन के जो एलोग्राफ्ट्स होते हैं उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। और इसको हम क्रोनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ जो होती हैं उनमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, इट इज़ अ डायबिटोजेनिक। सो आपने ना अवॉइड करना है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें ना अवॉइड करना है इसको, इसके यूज़ को। हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, ये हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया भी करवा सकता है, कैटरेक्ट्स ये भी करवाता है, ऑस्टियोपोरोसिस एंड हाइपरटेंशन। तो ये इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं ये बिल्कुल सीरियस होते हैं। तो आपने जो भी ऐसे पेशेंट्स आएँ तो उसमें ना आपने यूज़ नहीं करना है इसको, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जो ना इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।